नमस्कार साथियों। आज जो 20 जून 2021 को कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज नंबर 4 का जो पेपर हुआ थर्ड पेपर के लिए, उसका कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर हुआ और पेपर का स्तर कैसा रहा, इसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस आंसर की के बारे में चर्चा करें, मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 की फ़िलहाल हमने 2 टेस्ट सीरीज चालू कर रखी हैं। एक थर्ड पेपर के लिए जिसमें आप कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, और ऑप्शनल सब्जेक्टों में अभी जो है हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज हमने चालू कर रखी है। यदि आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे फुटर में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको मोबाइल नंबर का कंप्लीट डिटेल्स दे रखी हैं, तो वहाँ जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें कंप्लीट ऐसे के ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जल संभर जो होता है वह सीमा जो एक अपवाह तंत्र को दूसरे अपवाह तंत्र से अलग करती है, उसको जल संभर कहते हैं। अपवाह तंत्र होता है किसी नदी द्वारा किसी क्षेत्र के जल को बहाकर ले जाना, और जल ग्रहण क्षेत्र होता है किसी नदी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में जल बहाकर लाना। और चौथा जो ऑप्शन है डी से मिलेगा, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है आंतरिक अफवाह तंत्र है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1 नंबर का विकल्प होगा। दूसरा है जल संभर या जल विभाजक सीमा, जो राजस्थान में अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी को पृथक करती है। तो इस प्रश्न में जो है मैंने आंसर दिया है भोराट का पठार। अब आप लोगों को थोड़ा सा इसमें विचित्र लगेगा, लेकिन प्रश्न को खूब कंफर्म कर लिया है। राजस्थान में जल विभाजक का काम तो भोराट का पठार ही करता है। अभी आप ये इसको अरावली पर्वतमाला बताएंगे, तो अरावली पर्वतमाला तो भारतीय जल विभाजक रेखा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो भोराट का पठार होगा। तीसरा प्रश्न है, जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान में नदियों का सही क्रम बताइए। तो जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान का नदियों का सही जो क्रम है वो बनास, लूणी, चंबल, माई है, क्योंकि बनास का जो जल ग्रहण है वो 24.21% है, लूणी का 20.21% है, चंबल का 17% है और माही का 9% जल ग्रहण क्षेत्र है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बनास, लूणी, चंबल, माही। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं, सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम बताइए। सतही नदियों की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम जो है वो होगा आपका चंबल, बनास, माही और लूणी। और अवरोही में पूछे, आरोही में पूछे तो लूणी, माही, बनास, चंबल हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ जाते हैं, लंबाई के आधार पर राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम बताइए। तो लंबाई के आधार पे जो अवरोही क्रम है वो बनास, लूणी, माही, चंबल है। छठे प्रश्न में पहुंचते हैं कि निम्न में से असुमेलित को छांटिए। घग्गर नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही कथन है। काकणीय नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, ये भी सही है। साबी नदी राजस्थान से हरियाणा जाने वाली एकमात्र नदी है, ये भी सही है। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1950 में बीकानेर में की गई थी। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो आधा गलत आधा सही है। कैसे? राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1950 में की थी, ये तो कथन सही है, लेकिन बीकानेर में नहीं की गई थी, जोधपुर में की गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और अपना आंसर भी 4 नंबर का होगा। सातवां प्रश्न है, घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कथन बिल्कुल सही है। और कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ये भी कथन सही है। तो दोनों आपके कथन सही हैं और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आठवां प्रश्न, वराह एवं लसावरी किस नदी के अन्य नाम है। तो ये आपके रूपारेल नदी है, उसके ये अन्य नाम है। नवा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। इसमें आपका जो है जसवंत सागर बांध किस नदी पर है? लूणी नदी पर। हेमावास जो बांध है वो बांडी नदी पे है। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। और जवाई बांध जवाई नदी जो पाली में है वहाँ पे है। तो ये जो ऑप्शन होगा ABCD से आपका मिल जाएगा। तो ABCD आपका इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका विकल्प जो है एक रह गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा 4 नंबर का ABCD, वो आपका सही आंसर ये मिल गया नीचे। हाँ, तो ये वाला ABCD आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र आपका अरब सागरीय जो है अपवाह तंत्र होगा। माही नदी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माही नदी राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, स्टेटमेंट सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, ये भी सही है। माही नदी राजस्थान में कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है ये गलत है? क्योंकि माही नदी की कुल लंबाई तो 576 किलोमीटर है, ये कथन सही है, लेकिन राजस्थान में लंबाई केवल 171 किलोमीटर है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो चौथा नंबर का 11वां में जो है वो चौथे नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अपवाह तंत्र की नदियां एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो ये जो अरब सागरीय नदियां हैं, अपनी अरब सागरीय नदियां जो उसके प्रवाह तंत्र की तरफ अपवाह तंत्र की तरफ जाती हैं, वो सभी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, इसलिए पहला नंबर का ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो आपकी माही नदी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है। 14वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगमों का कौन असंगत है? तो पहला है बनास, सीप और चंबल। तो ये तो बनास, सीप, चंबल तो सवाई माधोपुर में त्रिवेणी बनाते हैं, सही कथन है। दूसरा है बनास, खारी डाई, तो ये भी जो है टोक में देवली तहसील है, तो देवली के पास ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, ये भी कथन सही है। और बनास, बेड़च, मैनाल आपको भीलवाड़ा में मैनाल के अंदर मिलती हैं, तो ये स्टेटमेंट ये भी विकल्प सही है। बनास, बेड़च और कोठारी नदी कहीं भी आपका जो है त्रिवेणी संगम नहीं बनाती, इसलिए तीसरा आंसर आपका इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो ये आपका कुआं, तालाब और टोबा तो है, लेकिन आगोर नहीं है। अब आगोर क्या होता है? वर्तमान में जो आधुनिक विधि है, ये वर्तमान में घरों में जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो आंगन में ही एक कुआं टाइप बना लेते हैं, जिसमें घर आंगन का सारा पानी उसमें एकत्र हो जाता है, उसको आगोर कहते हैं। तो ये जल संरक्षण की परंपरागत विधि ना होके आधुनिक विधि है, इसलिए आंसर अपना 4 नंबर का हो जाएगा। राजस्थान में भूमिगत जल अर्थात कुआं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में जो है नलकूपों द्वारा खेती 67% की जाती है। नहरों द्वारा, ये जो दूसरा ऑप्शन है 30% मैंने दिया है, वो नहरों द्वारा होता है। और तालाबों द्वारा केवल 6% आपकी जो है सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक कुआं और नलकूपों से होती है 67%, 30% आपके नहरों द्वारा होती है, और बाकी 6% आपके जो है तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फतेह सिंह झील का निर्माण से संबंधित है। फतेह सागर झील का निर्माण से संबंधित है, तो ये जो निर्माण से संबंधित है, यदि निर्माता पूछता तो आपका फतेह सिंह जी या जय सिंह जी होते। जय सिंह जी निर्माता होते। पुनर्निर्माण पूछते तो फतेह सिंह जी होते, लेकिन यहाँ पे संबंधित पूछा है कि फतेह सागर झील के निर्माण से कौन संबंधित है, तो उपरोक्त सभी हैं। अब उपरोक्त सभी में आप लोगों ने गलत किया है, इनको किसी ने फतेह सिंह किया है, किसी ने जय सिंह किया है, लेकिन ये मैं आपको रीजन बताता हूँ इसका क्या होगा। देखिए, फतेह सागर झील जो है उसका निर्माण तो महाराजा जय सिंह ने करवाया था, लेकिन
तो ये इससे संबंधित हो गई। फतेह सागर झील की आधार शिला जो है वो ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी, ये भी इससे संबंधित हो गई। और जो है जयसिंह जो थे, महाराजा जयसिंह जो थे, इनके निर्माता हो गए और फतेह सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये सारे ही संबंधित हैं, इसके निर्माण से संबंधित हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। 18वां प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र मीठी पानी की झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है वो आपकी गजनेर झील है। ये बीकानेर में है और बीकानेर में गजनेर नाम से अभ्यारण्य भी है जहाँ पे बटबड़ पक्षी यहाँ का प्रसिद्ध है। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेस्ता, क्यार और देवल निम्न में से क्या है? रेस्ता, क्यार और देवल है ना परंपरागत नमक बनाने की विधियां हैं और इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की किस झील में पाए जाने वाले शैवाल या एल्गी नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त उससे की जाती है? तो ये सांबर झील है जयपुर में। तो सांबर झील से की शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। 21वां प्रश्न है और इसमें सांबर झील भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% प्राप्त नमक पैदा करती है और यहाँ पैदा होने वाली शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अधिकांश पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में झीलों का पानी खारा होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल कथन है। इसका कारण क्या है? झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति द्वारा नमक ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका है कथन ए सही है और उसका कारण भी सही है। अब राजस्थान में जो खारे पानी का खारा होने के 2 प्रमुख कारण है। एक केशाकर्षण द्वारा नमक का ऊपर आ जाना और दूसरा है नदियों द्वारा लवणीय कण बहाकर लाना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख निम्न में से क्या है? तो ये जो है ये जो आपकी स्टेप वेल्स जिसको बोलते हैं, अपनी बावड़ियाँ जो होती हैं वो जल संरक्षण हेतु जो है बावड़ियाँ इनका प्रकार है और बावड़ियों के प्रकार ही नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुख है। इसलिए 3रा नंबर का ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो राजस्थान की जलवायु शुष्क व अर्ध आर्द्र है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर युक्त होती है, ये भी सही है। राजस्थान में तापमान व आर्द्रता में अंतर नहीं पाया जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्द्रता में भी अंतर पाया जाता है और जो है उसमें भी आपके तापमान में भी अंतर पाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो आपका इसमें गलत होगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शीत ऋतु में माउट होती है, वो बिल्कुल सही है, गोल्डन ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं अपन। 24वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करना अरावली की दिक् स्थिति इसको प्रभावित करती है, सही बात है। महासागरीय धारा जो अल नीनो प्रभाव या ला नीनो प्रभाव है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। थार का मरुस्थल तो इसका एक मेजर रीजन है। पूर्वी मैदानी भाग जो है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करते। यहाँ पे अपन देखें तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 10 प्रमुख कारण इतिहासकारों ने, भूगोलवेताओं ने बताई है। क्या है? पहला अक्षांशीय स्थिति है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा अरावली की दिक् स्थिति भी बताया है, जो अरावली की दिक् स्थिति जो है वो राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तीसरा थार का मरुस्थल बताया है जिसने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित किया है। चौथा स्थायी पवनें हैं। 5वां महासागरीय धारा अल नीनो और लाल नीनो को भी इन्होंने बताया है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। 6ठा जो है वो समुद्र की दूरी जो है कारक वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति और वर्षा, ये 10 ऐसे रीजन हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा असुमेलित है?
तो लू ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व गर्म पवनें हैं, बिल्कुल सही है। दोगड़ा राजस्थान में मानसून पूर्व की जो बरसात होती है उसको दोगड़ा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पुरवैया बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पुरवैया कहलाती हैं। लेकिन गुलाबी सर्दी जो है वो राजस्थान में नवंबर दिसंबर में पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी नहीं है। गुलाबी सर्दी होती है दीपावली के आसपास जो हल्की हल्की सर्दी पड़ती है राजस्थान में, उसको गुलाबी सर्दी कहते हैं। इसलिए ये कथन आपका 4 नंबर का स्टेटमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो राजस्थान की जो जलवायु है उसको भूगोलवेताओं ने 5 प्रकार की जलवायु में बांटा है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। इस प्रकार 5 प्रकार की जो है यहाँ पे जलवायु का प्रकार बताया है। राजस्थान की का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है। एक सामान्य सा प्रश्न देने का प्रयास मैंने किया है। 29वें प्रश्न में कोपेन के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कोपेन के अनुसार सवाना जो तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व दक्षिणी राजस्थान में जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया, वहाँ पे AW वाला ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन इसमें आपका आ जाएगा। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एसोमेलित को छांटिए। 50 सेंटीमीटर समरेखा राज्य को 2 विभागों में बांटती है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 25 सेंटीमीटर समरेखा पश्चिमी रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मानसून, तीसरा स्टेटमेंट, मानसून पूर्व की वर्षा को माउट या गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मानसून पूर्व की बरसात को दोगड़ा कहा जाता है, जबकि माउट जो है सर्दियों में राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभों से जो भूमध्य सागर से निकलते हैं उनसे जो बारिश होती है राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में, कुछ हिस्से दिल्ली में भी बरसात से प्रभावित होते हैं, तो उसको अपन माउट बोलते हैं। तो ये कथन आपका 3 नंबर का गलत हो जाएगा। और एक चौथा स्टेटमेंट है, उसको भी अपन देखते हैं। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जून जुलाई में आने वाले तूफानों को वज्र तूफान कहते हैं। तो जून जुलाई में जो तूफान आते हैं वो वज्र तूफान, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान आपके झालावाड़ में आते हैं, और झालावाड़ के बाद जयपुर जिला है वहाँ पे सर्वाधिक वज्र तूफान आते हैं। 21 जून को राजस्थान के कौन से जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? तो वो आपका बांसवाड़ा जिला है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर को टच करते हुए बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से ठीक बीच में से होकर गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा में इसी कारण यहाँ न्यून वायुदाब का कारण बनता है। और राजस्थान में 21 जून को जो रेखाएं हैं, किरणें हैं सूर्य की, वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस वजह से छाया का आकार जो है लंबवत कम होता है यहाँ पे। 31वां प्रश्न है, ग्रीष्म काल में राजस्थान में उत्पन्न होने वाले छोटे वायु भंवर को क्या कहा जाता है? तो ये जो है वो भभूलिया होता है। लू, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं राजस्थान में उनको लू कहते हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को पुरवैया कहते हैं। और जोहड़ा एक प्राकृतिक जो है परंपरागत जल संरक्षण का एक स्रोत है, साधन है। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है? तो अरब सागरीय मानसून का प्रवेश द्वार जो है वो आपका बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करता है। निम्न में से कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण कानून बनाया? तो अलवर जो है उसने सबसे पहले वन संरक्षण कानून बनाया था 1935 में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 1935 में अलवर रियासत ने सबसे पहले वन संरक्षण कानून बनाया था। एसुमेलित को छांटिए। भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई, कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 में बनाया गया, ये भी सही है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वनों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ये भी कथन सही है। तो आपका कथन अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। तो सारे कथन इसमें सही हैं, असुमेलित कोई भी नहीं है। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
तो ये जो कथन है यहाँ, ये रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। कथन बिल्कुल सही है। ये उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट 2 पर आधारित प्रथम वन रिपोर्ट थी। अब की बार सैटेलाइट के माध्यम से ये जो वन रिपोर्ट जारी की गई है, ये चैंपियंस और सेट मॉडल पर आधारित है। ये भी कथन सही है। इस रिपोर्ट में वनों को 26 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे जो 26 भाग हैं ये वाला गलत है, क्योंकि राजस्थान के वनों को जो है इस वन रिपोर्ट में जो वनों को 16 भागों में ही बांटा था, 26 में नहीं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 25वां स्थान राजस्थान को दिया है। और राजस्थान, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में 9.57% वन क्षेत्र है, जो लगभग 32,800 किलोमीटर क्षेत्र बनता है। रिपोर्ट में राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है वो आरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें वन कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध है, और 38.11% लगभग 12,500 किलोमीटर जो है आरक्षित वन राजस्थान में है सर्वाधिक। और उदयपुर में आरक्षित वन सर्वाधिक हैं। संरक्षित वन जो हैं वो दूसरे नंबर के हैं। 55.64% वन क्षेत्र राजस्थान में संरक्षित वन क्षेत्र है, लगभग 18,000 किलोमीटर एरिया इनका बनता है। और संरक्षित जो वन है वो 12 क्षेत्र में, 12 जिले में सर्वाधिक हैं। अवर्गीकृत जो हैं वहाँ पे अप्रतिबंधित कोई भी जाके जंगलों में लकड़ियाँ काट सकता है। और राजस्थान में अवर्गीकृत वन जो हैं लगभग 6.25% हैं, जो कुल क्षेत्र का लगभग 2,000 किलोमीटर बनता है। और अवर्गीकृत जो वन हैं वो बीकानेर में सर्वाधिक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न बनता है आपका, 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक वन जो हैं उदयपुर में है, लगभग 2757 किलोमीटर। अलवर में दूसरे नंबर पे हैं, लगभग 1200 किलोमीटर हैं, 3 किलोमीटर कम है, 1200 में 1197 है। और प्रतापगढ़ में लगभग 1040 के लगभग जो हैं वो आपके वन क्षेत्र हैं। तो इसका जो आंसर होगा उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ होगा। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष वृक्ष मेला कब मनाया जाता है। तो राजस्थान में प्रतिवर्ष वृक्ष मेला जो है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर 1978 को जोधपुर में सबसे पहले इसको मनाया गया था, और बाद में 12 सितंबर को लगातार वृक्ष महोत्सव मनाया जाता रहा है। खैर वृक्ष किस भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है। तो खैर वृक्ष के जो है मध्य भाग से, खैर वृक्ष के मध्य भाग से कत्था की प्राप्ति होती है। और खैर वृक्ष के काथोड़ी जनजाति द्वारा हांडी पद्धति से कत्था बनाया जाता है। ये एक और स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। काथोड़ी जनजाति जो है खैर वृक्ष और कत्था से संबंधित है। हांडी पद्धति द्वारा ये लोग कत्था बनाते हैं। 39वां प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आफरी की स्थापना कब की गई। तो आफरी की स्थापना 2000 में की गई थी, 27 सितंबर 2000 को। और इसका जो कार्यालय है वो बीचवाल बीकानेर में है। आफरी का कार्यालय, हेड ऑफिस जो है बीचवाल बीकानेर में है। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमेलित कीजिए और सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, तेंदु से बीड़ी बनती है, तो सी ऑप्शन पहले में हो जाएगा। तेंदु से बीड़ी बनती है। और खैर से कत्था बनता है, खैर वृक्ष के मध्य भाग से कत्था बनता है। महुआ से आपकी जो है मोकड़ी बनती है, शराब का प्रकार है। और पलास जो है वो जंगल, पलास को जंगल की आग कहा जाता है। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 नंबर का इसमें हो जाएगा, CBDA। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष बनाई गई थी। तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो है 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति बनाई गई थी, जबकि केंद्र ने 1952 में ही पर्यावरण नीति बना ली थी। 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वन क्षेत्र का है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन हैं वो रक्षित प्रकार के हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि रक्षित प्रकार के वन जो हैं वो इनमें वन कटाई पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। और राजस्थान में जो ये जो वन हैं वो लगभग 55% है, और लगभग 12,500 किलोमीटर इसका एरिया बनता है। और ये आपका रक्षित वन जो है
वो इस प्रकार का आंसर आपका हो जाएगा। आरक्षित वन राजस्थान में 38% है और अवर्गीकृत जो वन है वो 6.25% हैं। तो अवर्गीकृत वन जो है सर्वाधिक बीकानेर में है और अंश ये जो है आपका आरक्षित वन है वो सर्वाधिक बारां में है। तो उदयपुर, बारां और बीकानेर आपको रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत को लेके आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रधानता है, ये कथन सही है। अब इसका कारण क्या है कि थार के मरुस्थल में परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है आपका। और रीजन जो है वो स्टेटमेंट की व्याख्या भी करता है, इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें एक और ध्यान रखना है कि थार के मरुस्थल में अवसादी प्रकार की यानी अवसादी परतदार चट्टानें पाई जाती हैं और उनमें जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल इत्यादि पाए जाते हैं, इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी आपकी सही है। 44वां प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व का शक्तिगृह कहा जाता है? तो आपका थार का मरुस्थल है उसको विश्व का शक्तिगृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि थार के मरुस्थल में ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों की विपुलता है, इसलिए इसको शक्तिगृह कहा जाता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति में कौन सहायक नहीं है? तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जो है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है वो सहायक नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में थार का मरुस्थल व तिब्बत के पठार पर होने वाले निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, जो हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में सहायक होता है। तो इस प्रकार थार का मरुस्थल भी इसमें सहायक है। तिब्बत का पठार तो हॉट प्लेट बनती ही है, तो तिब्बत का पठार सही है और हिंद महासागर में इसकी मानसून की उत्पत्ति होती है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसलिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम मरुस्थलीय जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है आपका मरुस्थल वो जैसलमेर में है और न्यूनतम मरुस्थल आपका झुंझुनू में है। 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। असुमेलित को छांटिए। प्रशासनिक दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान के 12 मरुस्थलीय जिले हैं, सही कथन है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है, ये भी सही है, जबकि संपूर्ण भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका 58% है, ये आपको ध्यान रखना है। थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, ये भी सही है। अब थार के मरुस्थल भारत का कुल मरुस्थल का 85.68% है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थार का मरुस्थल भारत के कुल मरुस्थल का 85.68% नहीं है, 58.68% है। तो यहाँ पे आपको ये फिगर्स का आपको ध्यान रखना है, 58.68% है, ना कि 85.68%। ठीक है। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूगोलवेताओं का मानना है कि थार का मरुस्थल सहारा के मरुस्थल का भाग है, कथन बिल्कुल सही है। और कारण जो है, थार के मरुस्थल में जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो वैसे तो सही है, लेकिन दूसरा जो इसका रीजन है उसके हिसाब से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जुरासिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति जहाँ मिलता है वहाँ पे आपकी मरुस्थल नहीं होगा। तो 2 नंबर का स्टेटमेंट जो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कथन ए गलत है, कारण आर सही है। 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वीं कौन असत्य कथन है? थार के मरुस्थल की उत्पत्ति चतुर्थक महाकल्प में हुई, प्लीटोसीन काल में टैथी सागर के अवशेष से हुई है, कथन बिल्कुल सही है। कुकरा की पहाड़ियाँ मेवाड़ राजसमंद और मेरवाड़ा अजमेर को अलग करती हैं, ये भी कथन सही है। आबू का पठार एक बैथोलिक संरचना है, तो ये कथन इस वजह से गलत हुआ है क्योंकि यहाँ नहीं शब्द दे रखा है। आबू का पठार जो है वो एक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आंतरिक गुंबदाकार संरचना है, जिसे बैथोलिक संरचना कहा जाता है, और यहाँ पे बैथोलिक संरचना नहीं है दिए रखा है, तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है, और सिरोही में है और 1360 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई है।
50वां प्रश्न है, निम्न में से मेवाड़ को मारवाड़ से कौन नहीं जोड़ता? तो ये बर दर्रा जो है वो मेवाड़ को मारवाड़ से नहीं जोड़ता, क्योंकि यह मध्य अरावली का प्रमुख दर्रा है जो मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है। 50वें प्रश्न है, निम्न में से 51वां प्रश्न है आपका, महान भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा किसे दी गई है? महान भारतीय जल विभाजक की जो संज्ञा है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश को दी गई है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला को महान जल विभाजक रेखा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को अरावली के समानांतर गुजरना और अरावली सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के नदियों का जल का बंटवारा करती है, इसलिए भारतीय जल विभाजक रेखा इसको कहा गया है। 52 है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा प्रदेश पुष्प प्रदेश कहा जाता था? तो माही बेसिन जो है उसको पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और जिसमें 3 भाग हैं। माही बेसिन में छप्पन का मैदान है, काठल का मैदान है और बागड़ प्रदेश इसमें शामिल हैं। माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो माही नदी द्वारा विखंडित क्षेत्र जो है वो बागड़ क्षेत्र कहलाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये माही बेसिन के 3 भाग हैं, छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और बागड़ प्रदेश। तो बागड़ प्रदेश जो है विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बागड़ प्रदेश। 54वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज स्थल कौन सा है? तो राजस्थान में बूंदी जो है, भारत सरकार द्वारा रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो बूंदी में हैं उनको पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का पहला तथा भारत का तीसरा जियो हेरिटेज घोषित किया है। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बूंदी में हैं, और ये भारत का तीसरा जियो हेरिटेज स्थल है और पहला आपका राजस्थान का है। 55वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है? तो ये कुंडला की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ तो हाड़ौती के पठार पे स्थित हैं, लेकिन पालखेत की पहाड़ियाँ अरावली की भाग हैं और ये झुंझुनू में स्थित हैं। तो ये जो पालखेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू जो अरावली का भाग है, हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी जो है वो राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि अरब सागरीय मानसून की पूछे तो वो बांसवाड़ा से प्रवेश करेगा। अरब सागरीय मानसून जो है वो बांसवाड़ा से प्रवेश करेगा और बंगाल की खाड़ी जो है वो झालावाड़ से प्रवेश करेगी। तो यहाँ बंगाल की झालावाड़ और बांसवाड़ा आपको ध्यान रखना है कि अरब सागर से मानसून आएगा वो हमेशा बांसवाड़ा से प्रवेश करेगा, और बंगाल की खाड़ी से यदि कोई मानसून आएगा वो आपका झालावाड़ से प्रवेश करेगा। 57वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, राजस्थान में क्रिटेशियन कालीन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थान में क्रिटेशियन कालीन जो चट्टानें हैं वो आपके हाड़ौती के पठार पे मिलती हैं, और गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्भेदन से ये लावा निकलता है और लावा से ही इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। 58वां प्रश्न है, राजस्थान में महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट निम्न में से क्या है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है वो आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा भ्रंश कहा जाता है। कैसे कहा जाता है कि हाड़ौती के पठार में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का एक भाग है, बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर के बीच एक भ्रंश क्षेत्र है। बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच एक भ्रंश क्षेत्र है, इसको महान सीमा रेखा की संज्ञा दी गई है। 49वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका सही आंसर होगा। और इसमें जो क्षेत्रफल है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल मात्र 24,185, 24,000 के लगभग आपको इसको मान सकते हैं, और जो राजस्थान का केवल 6.5% एरिया ये घेरता है। तो 24,000 क्षेत्रफल और 6.5% हिस्सा
आप इसको मान के रख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भाग आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 60वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 6 भाग जो हैं वो आपके राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के रूप में माने गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ा प्रदेश जो है वह बृहत प्रदेश है, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को जो है। और या यदि ये पूछे कि कौन सा वैज्ञानिक था, कौन सा भूगर्भवेत्ता था, भूगोलवेत्ता था जिसने 12 प्रदेशों में बांटा है, तो वीसी मिश्रा है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 12 भागों में बांटा है। 61वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने दिया? तो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो था वो वीसी मिश्रा ने दिया था, और वीसी मिश्रा जो है वो आपके 7 भागों में इनको जो है बांटा था। राजस्थान में परछाई सबसे छोटी कब बनती है? 21 जून को राजस्थान में सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए परछाई सबसे छोटी बनेगी, तो 21 जून आपका आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, राजस्थान निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर में होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजस्थान में दूसरा स्टेटमेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। ये भी कथन सही है, क्योंकि एमपी जो है, झालावाड़ जो है एमपी से, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है, 520 किलोमीटर के लगभग। और राजस्थान में न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जालोर है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जालोर नहीं, आपका बाड़मेर जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक न्यूनतम बनाता है, केवल 14 किलोमीटर। किससे बनाता है? गुजरात से बनाता है। तो बाड़मेर जो है सबसे कम सीमा बनाने, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, सबसे कम सीमा बनाने वाला बाड़मेर है 14 किलोमीटर। और सर्वाधिक झालावाड़ है जो सीमा बनाता है एमपी से 520 किलोमीटर। कुंभलगढ़ राजस्थान की एकमात्र तहसील है जो कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित है। कथन सही है बिल्कुल। राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों पर लगती है? तो 5 राज्य हैं जिन पे राजस्थान की सीमा दूसरे राज्यों से लगती है। एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है वो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। गुजरात दूसरे नंबर पे आता है, लगभग 1022 किलोमीटर बनाता है। और पंजाब जो है, हरियाणा जो है दूसरे स्थान पे 1262 किलोमीटर बनाता है। फिर चौथे नंबर पे आपका यूपी आएगा 877 किलोमीटर, और सबसे कम जो है 89 किलोमीटर आपका पंजाब सीमा बनाता है। तो 5 राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा टच करते हैं। 65वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहावलपुर जो है वो तो सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसमें थोड़ा सा आपको ये और ध्यान रखना है कि जो है, एक तो तीसरा ऑप्शन आपको इसका सही आंसर होगा, बहावलपुर जो है वो गंगानगर और बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक पाकिस्तान का कोई जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है तो बहावलपुर है। उमरकोट जो है, उमरकोट जो राज्य है, जिला है, वो बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है, और न्यूनतम सीमा जो है वो यही बनाता है। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो राजस्थान में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। अब कितने जिलों से गुजरती है वो पूछो आप, तो वो 10 जिले हैं जहाँ से ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलती है। वो 10 जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बूंदी और बारां। ये 10 ज़िले हैं जहाँ से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलती है। और 70 डिग्री अक्षांश जो है वो केवल जैसलमेर से निकलती है। एकमात्र 70 डिग्री अक्षांश रेखा जो है एकमात्र जैसलमेर से निकलती है। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर केवल एक जिला है, धौलपुर से। तो 70 डिग्री और 78 डिग्री ये 2 देशांतर ऐसे हैं जो केवल एक एक राज्यों से, एक एक जिले से, राजस्थान के से निकलती हैं। और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो सर्वाधिक 10 जिलों से निकलती है। तो इस प्रश्न के साथ साथ आपको 2 प्रश्न और मिल रहे हैं। एक तो 70 डिग्री अक्षांश का आपको ध्यान रखना है, एक 78 डिग्री का ध्यान रखना है। 70 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश जो है केवल जैसलमेर से निकलती है, और 78 डिग्री केवल धौलपुर से निकलती है। तो ये आपको आंसर को आप थोड़ा सा और देख लेना।
67वां प्रश्न है, निम्न में से कौन असुमेलित है? तो बालोतरा से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियां जो हैं उनको मगरा कहा जाता है, कथन सही है। मंद पवन गति से झाड़ियों के एक और निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को सब्र काफिर कहा जाता है, काफिज कहा जाता है, ये भी सही है। जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालू का स्तूपों को दरियन कहा जाता है, ये भी सही है। चौथा जो ऑप्शन है इसमें 67वें प्रश्न का चौथा जो ऑप्शन है, प्लाया झील के सूखने पर निर्मित उपजाऊ मैदान खड़ीन कहलाते हैं, ये गलत है। क्योंकि प्लाया झील के सूखने से जो उपजाऊ मैदान बनता है उसको बालसन कहते हैं, जबकि खड़ीन परंपरागत एनीकट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 68वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 68वें प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, जोहड़ जो है वो शेखावटी के कच्चे कुएं हैं, जोहड़ शेखावटी के कच्चे कुएं हैं, तो बी ऑप्शन पहले से मिल जाएगा। सर जो है वो शेखावटी के छोटे छोटे तालाब, जो शेखावटी एरिया में छोटे छोटे तालाब जो मिलते हैं वो शेखावटी क्षेत्र सर होते हैं। नाड़ा जो होते हैं शेखावटी क्षेत्र के पक्के कुएं को कहा जाता है। और तोरावाटी क्या होते हैं? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है कातली कहा जाता है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69वां प्रश्न है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग पर फैला है, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 7 जिले हैं, ये भी कथन सही है। इस भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 20% भाग रहता है, तो भाई ये गलत है। यह है भाग, इस भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का केवल 10% भाग ही रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत माला है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 69वें में आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 70वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पंचकूटा में शामिल नहीं है? तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ पंचकूटा में क्या क्या शामिल है, फिर आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि क्या इसमें असुमेलित है। कुमट होता है, काचरी होती है, सांगरी होती है, गोंदा के फूल होते हैं और आपका कुमट होता है। तो ये 5 जो हैं भाग हैं आपके, इसमें ककड़ी जो है वो आपका पंचकूटा में शामिल नहीं होता है। तो पंचकूटा में निम्न में से क्या पंचकूटा में शामिल नहीं है? वो आपकी ककड़ी हो जाएगी। 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे सोममाई की सहायक नदी है, जाखम भी है, एराव भी है, लेकिन भदावरी नहीं है, भद्रावती नहीं है, क्योंकि ये गंभीर नदी की सहायक नदी है। तो भद्रावती गंभीर से सुमेलित होगी। 72वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुमेलित कीजिए। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नागपाड़ी अजमेर से, डी से निकलेगी। लूनी नागपाड़ी अजमेर से निकलेगी। सूकड़ी जो है, सूकड़ी नदी जो निकलेगी देसूरी पाली से निकलेगी। सागी नदी शेरगढ़ सिरोही से निकलेगी। और सोम नदी बीछामेड़ा उदयपुर से निकलेगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो DCBA 1 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, चंबल नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चंबल नदी में कुल लंबाई 669 है। देखते हैं। चंबल नदी में राजस्थान की लंबाई 135 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के साथ 241 किलोमीटर सीमा बनाती है, ये भी सही है। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है, चंबल की कुल लंबाई 669 नहीं है, 966 है। 669 नहीं है, 966 किलोमीटर चंबल नदी की कंप्लीट लंबाई है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, ईसरदा बांध कहाँ है? तो ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। नंद संबंध आपका राजसमंद में है। मातरकुंडिया चित्तौड़ में है। और बीसलपुर आपका टोंक में है ही। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचना बांध निम्न में से कौन सी नदी अपना जल नहीं गिराती? तो पांचना बांध में बरखेड़ा, भैंसावट, मासी और अटा, भैंसावट, बरखेड़ा, भैंसावट, मासी और अटा, ये 4-5 नदियां हैं जो गिरती हैं, लेकिन खारी नदी इसमें अपना जल नहीं गिराती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कहाँ राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश एवं मध्यवर्ती देशांतर रेखा का मिलन बिंदु है? तो मकराना नागौर है।
77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन असुमेलित है? कोणा गांव गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है। बोरकुंड बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। सिलाना गांव धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। कटरा गांव बाड़मेर नहीं है, कटरा गांव जैसलमेर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर एकमात्र जिला यही है। तो यहाँ पे बाड़मेर की जगह जैसलमेर होता तो ये आपका आंसर सही हो जाता। 78वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से सीमा नहीं बनाता? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो तो बाड़मेर होगा। पाकिस्तान के दो राज्य हैं, एक तो पंजाब और एक सिंध। ये पंजाब और सिंध की सीमा राजस्थान से मिलती है। पंजाब प्रांत के 3 जिले जो हैं वो राजस्थान प्रांत के 3 जिलों से मिलते हैं। उधर सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान प्रांत के 2 जिलों से मिलते हैं। 2 जिले सिंध से कौन कौन से हैं? एक तो जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी मिलता है और सिंध प्रांत से भी मिलता है? तो वो जैसलमेर है। बाड़मेर जो है वो सिंध से मिलता है लेकिन पंजाब से नहीं मिलता है, इसलिए आपका आंसर इसमें हो जाएगा बाड़मेर। ये पंजाब से नहीं बनता, सिंध से बनता है इसकी सीमा। 79 में है, राजस्थान में कुल कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 2 ही ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बीकानेर और जैसलमेर। जबकि गंगानगर आपकी इधर पंजाब से बना रहा है, राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इधर बाड़मेर आपका जो है 14 किलोमीटर सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा जो आपका ये गुजरात है, न्यूनतम सीमा इसी से बनाता है। तो गुजरात इसमें 4, इसमें ये ध्यान रखना है कि 4 ज़िले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन इसमें जो बीच वाले हैं बीकानेर और जैसलमेर, वही केवल ऐसे 2 ज़िले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और श्रीगंगानगर और बाड़मेर जो ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। क्योंकि गंगानगर की सीमा आपके पाकिस्तान से भी मिल रही है और आपके पंजाब प्रांत भारत से भी मिल रही हैं। इधर राजस्थान, ये बाड़मेर जो ज़िला है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिल रहा है और इधर आपके जो है राजस्थान में, भारत में गुजरात राज्य से 14 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें डाटा ध्यान रखना है। राजस्थान के कितने ज़िले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो 21 ज़िले हैं वो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, वो किसी राष्ट्र से नहीं मिलते। निम्न में कौन सी जिले की आकृति प्याले जैसी है? तो सीकर जिला जो है उसकी आकृति प्याले जैसी है, जबकि टोंक की जो है समचतुर्भुजाकार उसकी आकृति है। निम्न में से पाठ क्या है? तो पाठ जो है गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश जो है उसको पाठ कहा जाता है। भाई ये ध्यान रखना आपको। 83 क्वेश्चन नंबर 83 है, सुमेलित कीजिए और सही कूट का उत्तर का चयन कीजिए। तो जांगल प्रदेश जो है वो आपका बीकानेर रियासत का प्राचीन नाम था। बागड़ प्रदेश आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ क्षेत्र का स्थानीय नाम है। मत्स्य प्रदेश जो है वो आपका महाजनपद काल में अलवर जो है, अलवर, भरतपुर, करौली जो का एरिया था उसको आपको ये कहा जाता है। और याधे जो है वो आपका होगा ऊपर वाला जो है घग्गर प्रदेश का प्राचीन नाम याधे है। ठीक है, 84वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमेलित कीजिए और सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। गासी कारवा बालुका स्तूपों का मध्य मार्ग है। कथन ए का 1 से मिलेगा। धरियन स्थानांतरित बालुका स्तूप है, बी को 2 से मिला दो। सी बग्गी है, घग्गर मैदान में पाई जाने वाली उपजाऊ चिकनी मिट्टी है, तो इसको आप 3 को सी से मिला दो। और मेरा हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली हल्की पीले रंग की मिट्टी को मेरा कहा जाता है, तो ये 1 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मरुस्थलीकरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप कौन से हैं? तो बरखान जो है वो बालुका स्तूप, सर्वाधिक बालुका स्तूप का जो है प्रभावित करने वाला उत्तरदायी कारण है। 86 नंबर में है, निम्न में से हमादा क्या है? ये चट्टानी जो
मरुस्थल है उसको हमादा कहा जाता है। 87वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो बराबर भागों में बांटती है? तो ये जो है आपका थार के मरुस्थलों को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो आपका है 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा। तो एक नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में विपुल संभावना वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहाँ देखो तीनों ऑप्शन जो है वो रेगिस्तानी ऑप्शन है और यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादित होती है, लेकिन हमादा जो है वो चट्टानी मरुस्थल है और वहाँ पे सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसलिए विपुल संभावना, यदि केवल विपुल संभावना पूछे, एक नंबर पे हमादा आएगा। 89 क्वेश्चन नंबर 89 है, उस पे पहुँचते हैं। लूनी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो लूनी बेसिन का उत्तरी भाग थली प्रदेश कहलाता है। 90 प्रश्न है, निम्न में से मावठ के लिए उत्तरदायी कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ हैं जो भूमध्य सागर से निकलते हैं, उड़ते हैं, उन्हीं की वजह से मावठ बरसात होती है। 91वां प्रश्न है, राजस्थान में चलने वाले चक्रवातों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है चक्रवात को स्थानीय भाषा में भभूला कहा जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। चक्रवात की उत्पत्ति उच्च वायुदाब से क्षेत्र से होती है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि निम्न वायुदाब के क्षेत्र में ही हमेशा चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तीसरा ऑप्शन है, चक्रवात की पवन की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। नहीं, केंद्र से परिधि की नहीं होती है, परिधि से केंद्र की तरफ चक्रवात की दिशा होती है। भभूलिया राजस्थान में चक्रवाती वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ये कथन भी गलत है। तो नीचे वाले तीनों कथन गलत हैं, केवल एक नंबर का कथन आपका सही है। निम्न में से कौन मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कि देशरो जो है मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है क्योंकि यह देशरो उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियाँ हैं। उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला एक एरिया है, उसको देशरो कहा जाता है। तो देशरो तो उदयपुर में पाया जाता है, मरुस्थलीय में कहाँ पाया जाएगा? तो ये 2 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन छांटिए। राजस्थान में प्लाया झीलें सर्वाधिक, जैसलमेर में। कथन बिल्कुल सही है। प्लाया झील क्षेत्र में कल्लर भूमि का विस्तार होता है, ये भी कथन सही है। प्लाया झील को सेलिनास, सट और खब्बारी कहा जाता है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, थोब राजस्थान की सबसे बड़ी प्लाया झील है। तो राजस्थान में जो है ये कथन आपका गलत हो जाएगा और ऊपर वाले 3 कथन आपके सही होंगे क्योंकि थोब जो है वो बाड़मेर में है और राजस्थान का सबसे बड़ा रण क्षेत्र है, ये प्लाया झील नहीं है। यहाँ पे यदि ये होता थोब राजस्थान की सबसे बड़ा रण क्षेत्र है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो थार का मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, इसका प्रमुख कारण क्या है? थार का मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, इसका प्रमुख कारण क्या है? पहला, तापमान की अधिकता, बिल्कुल सही है। वायुदाब में वृद्धि, ये गलत है। रेडन गैस में वृद्धि, ये सही है। और महाद्वीपीयता, ये भी सही है। तो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 95वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूनम क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थ का क्षेत्र है, सही बात है। सागड़ सब बेसिन प्राकृतिक गैस यहाँ निकलती है। लाठी सेरीज जो है फास्फेट, रॉक फास्फेट के भंडार है, लिग्नाइट यहाँ नहीं पाई जाती है। यहाँ पे यदि लिग्नाइट की जगह रॉक फास्फेट होता तो ये भी सही हो जाता, जो कि सोनू क्षेत्र चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ही, तो ये भी कथन सही है। तो 3 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। उड़िया का पठार तो सिरोही में है, काकवाड़ी का किला आपका अलवर में है, मानदेसरा चित्तौड़गढ़ में है, और देश रागा और जरगा भी मैंने बताया था, रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच हम क्षेत्र देशरो कहलाता है, तो ये उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आबू का पठार एक बैथोलिक संरचना है, बिल्कुल सही है। आबू आंतरिक गुंबदाकार संरचना है जिसे बैथोलिक संरचना कहा जाता है, बिल्कुल कथन सही है। भोराट का पठार जल विभाजक का कार्य करता है, तो ये भी सही है। भोराट का पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है।
ठीक है। देसरो एक शुष्क पठार है, तो देसरो शुष्क पठार कहाँ है? देसरो के 3 प्रश्न मैंने दिए हैं। देसरो इम्पोर्टेंट टर्म है। तो देसरो तो उदयपुर में रागा और जरगा की पहाड़ियों के बीच जो हमेशा हरा भरा क्षेत्र रहता है उसको देसरो कहते हैं। तो ये जो है देसरो वाला शुष्क पठार नहीं है, ये आपका जो हो जाएगा वो ग्रीन है। और मेसा का पठार जो है वो एक अपर्दित पठार का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही है। मेसा का पठार गंभीर और बेडच नदियों द्वारा अपर्दित पठार है जिस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। 98वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित उच्च भूमि क्षेत्र को भूराट का पठार कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन। गोगंदा उदयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है, और इनके बीच जो पठार है उसको भोराट का पठार कहा जाता है, और जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ये बनास नदी द्वारा 100वां प्रश्न है। 99वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिवासियों का आश्रय स्थल है? तो अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक आदिवासी निवास करते हैं। और 100 नंबर का प्रश्न है, बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान जो है उसको क्या कहते हैं? तो पीडमांड जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदानी परिक्षेत्र जो होता है उसको पीडमांड कहा जाता है। इस प्रकार के आपके 100 प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हुए आपकी मंगल कामना के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आप भारतीय इतिहास यदि आपका सब्जेक्ट है तो आप इसकी टेस्ट सीरीज हमने चालू कर रखी है। तो आप भारतीय इतिहास से की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9588 271132 मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ज्वाइन हिस्ट्री नाम से करके आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और बाकी डिटेल्स हम आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।